हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। हमने लगभग तो ये चैप्टर जो है पढ़ ही लिया था। प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या चीज़ें निर्मित हैं, क्या क्या इसमें शब्द यूज़ किए गए हैं, उनका मतलब क्या है उन शब्दों का, और ये कब प्रस्तावना दी गई थी, है ना, बैठक कब हुई थी पहली, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं फाइनल क्या, हम कुछ कुछ चीज़ें उद्देशिका से रिलेटेड देखने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो सब्सक्राइब कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। हमने सब चीज़ परसों हमने सब पढ़ लिया था कि क्या क्या प्रस्तावना क्या है, कब ये इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पेश किया गया था, प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं दी हैं, क्या समताएं दी गई हैं, किस संविधान से क्या चीज़ ऐड हुई है मूल प्रस्तावना में, ये सब चीज़ें हमने जो है देखी थी। तो उसके बाद जो है कुछ लोगों ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और किसी ने बोला नहीं है। तो इसके लिए जो है कुछ वाद विवाद जो है सामने आए थे। तो एक केशवानंद भारती मामला था। केशवानंद भारती मामला 1973 का मामला था। तो उसमें ये विवाद था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं है, ये था ना। तो निर्णय जो है इसमें, इस विवाद में जो निर्णय लिया गया वो क्या था कि उच्चतम न्यायालय ने जो है ऐसा बोला कि जो संसद है वो कभी भी संविधान के मूल ढांचे, आधारभूत ढांचे में जो है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। मतलब अगर कुछ ऐसा संविधान में संशोधन होता है जिससे कि प्रस्तावना में दी गई चीज़ें असर करती हैं तो वो जो है नहीं होगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा। क्योंकि प्रस्तावना में ही जो है पूरा संविधान निहित है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा संविधान में संशोधन कर देती है किसी अनुच्छेद में जो उसको फॉलो नहीं करता है, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है, तो वो जो है गलत हो जाएगा और वहाँ पे वो चीज़ फेल नज़र आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो यही चीज़ जो है केशवानंद भारती मामले में भी सामने आई, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, ऐसा बोला। उसके अलावा जो आधारभूत ढांचा है, वो आधारभूत ढांचा क्या होता है? आधारभूत ढांचा मतलब जो प्रस्तावना में ना मूल रूप से दी गई चीज़ें हैं, जो आधार है हमारे पूरे संविधान का। क्योंकि सबसे पहले प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ही पूरे संविधान को जो है बताया गया है ना शॉर्ट में। तो इसीलिए जो प्रस्तावना है वो उसमें का जो आधारभूत ढांचा है उसमें कोई भी जो है संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा, ऐसा कहा गया। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, एक बार रीड कर लेते हैं। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा जो है वो नष्ट हो जाए। न्यायालय ने उदाहरण स्वरूप कुछ आधारभूत ढांचों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा, सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। अतः संविधान के आधारभूत ढांचे को कठोरता एवं अंतिम रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो आधारभूत ढांचा है उसको पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः आधारभूत ढांचे से तात्पर्य, आधारभूत ढांचा होता क्या है एक्चुअल में, इसका जो तात्पर्य संविधान के कुछ ऐसे उपबंधों से है, संविधान में जो लिखी गई चीज़ें उनसे इस तरह से है कि जो संविधान का मूल स्वरूप या भावना निर्मित करते हैं। ठीक है,
पूरी प्रस्तावना में ही पूरे संविधान की मूल भावना प्रकट की गई है ना। तो वही चीज़ है कि संविधान के ऐसे उपबंधों से आधारभूत ढांचे का तात्पर्य है जो संविधान का मूल स्वरूप क्या करती हो, बताती हो। अब हम देखते हैं गणतंत्र शासन प्रणाली। ठीक है, गणतंत्र शासन प्रणाली क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या है कि जो शासन है वो किसका है? जो शासन है वो राष्ट्र का है। सार्वजनिक सत्ता जो होगी वो निहित होगी हमारे देश में। कोई निजी, किसी की भी संपत्ति जो है निजी नहीं हो सकती। राष्ट्र का मुखिया कैसा नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा, ये चेंज होता रहेगा, वो भी जनता द्वारा निर्वाचित होने पर जो है जनता द्वारा निर्वाचन के फलस्वरूप जो है देश का मुखिया बनाया जाएगा, ऐसा इसके अंतर्गत बोला जाता है। वर्तमान में जो है 206 संप्रभु राष्ट्रों में से 135 देश जो हैं आधिकारिक रूप से अपने नाम के साथ रिपब्लिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, भारत, अमेरिका, फ्रांस जैसे आधुनिक गणतंत्रों में कार्यपालिका को संविधान और जनता के निर्वाचन अधिकार द्वारा वैधता प्रदान की गई है। तो जो ये रिपब्लिक या गणतंत्र जो शायद आया, ये ना यूरोप के इटली वगैरह से आया, क्योंकि वहाँ पे जो है कई जगह राजशाही की जगह जो है कानूनी शासन होता था। और इसका उल्लेख जो है ग्रीक, भारत में भी जो है गणतंत्र का उल्लेख किसने किया है? ग्रीस वैज्ञानिकों ने या ग्रीस लेखकों ने किया है। देश का प्रथम मतदाता कौन था? ये देखते हैं, देश का प्रथम मतदाता कौन था। तो 19 मई 2019 को देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी ने हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ था ना, किन्नौर जिला के कल्पा गांव में आदर्श मतदान केंद्र संख्या 51 पर मतदान किया। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था उस टाइम की। ठीक है, संविधान या प्रस्तावना से उतना खास रिलेटेड ये नहीं है। भारतीय संविधान के पिता कौन है? ऐसा तो सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के पिता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महुआ गांव में हुआ था। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री बने थे। ठीक है, कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो है स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम कानून मंत्री बने थे। इन्हें भारतीय संविधान के पिता व आधुनिक मनु के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत आगे का सोच दिया था और उस हिसाब से लॉज और रेगुलेशंस बनाई थी, तो इसीलिए जो है आधुनिक मनु के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, फिर है भारत के दलितों, निर्बलों, गरीबों, अछूतों तथा हरिजनों के लोकप्रिय नायक। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जनता नामक समाचार पत्रों के संपादक भीमराव अंबेडकर जी। बम्बई से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने जो है स्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बम्बई से प्राप्त की थी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो ये है अर्थशास्त्र करके आए थे। फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके जो है भीमराव अंबेडकर जी अपने देश वापस आ गए थे। 1923 में भीमराव अंबेडकर जी अपने गांव वापस आ गए थे। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य बने थे। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके क्या बने थे? ये विधि सदस्य बने थे भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय मजदूर संघ एवं अनुसूचित जातीय संघ की स्थापना की थी। मृत्यु के कुछ समय पूर्व वे बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या मिलता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था उन्होंने। 1951 में हिंदू कोड बिल के रोके जाने ठीक है, तो 1951 में जब हिंदू कोड बिल के रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, हिंदू कोड बिल के रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था 1991 में। फिर 1932 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए जाने थे। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1936 में किया गया था। नोट्स बना लीजिए आप, एक कॉपी पेन पकड़िए
और जो है जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो लिखते जाइए, ठीक है। तो जैसे डेट वगैरह जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। 1951 में जो है हिंदू कोड बिल के रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। तो यानी कि 1900 ठीक है। अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ना। उसके बाद जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, बहुत बैंक हो गए थे उसके बाद। तो अम्बेडकर जी ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। इनके द्वारा दिए गए निर्देश द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी हर्ड्स, तो क्या हुआ था, तो रिजर्व बैंक की जो है इन्होंने स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी भीमराव अंबेडकर जी ने। इनके द्वारा दिए गए निर्देश द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन जो है किसकी बुक है, तो यह है भीमराव अंबेडकर जी की। नाम याद रख लीजिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नाम से, और हिल्टन यंग कमीशन के नाम से प्रस्तुत हुआ था ये, ठीक है। लिखी थी किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने, लेकिन ये प्रकाशित किससे हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। अब है उद्देशिका की व्याख्या, हम थोड़ी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पहला स्थान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को दिया गया है। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी समानता दी गई है उद्देशिका की व्याख्या में। शॉर्ट में जो है अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रस्तावना क्या है, और पूरी प्रस्तावना को भी देखा था। अब इसमें शॉर्ट में होगा, इम्पॉर्टेंट जो नोट्स उस प्रस्तावना से बनने वाले होंगे वो सब यहाँ पे होंगे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो पहला स्थान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को दिया गया है, ठीक है। तो पहला दिया गया है किसे, सामाजिक, फिर आर्थिक और फिर राजनीतिक न्याय को दिया है। तत्पश्चात धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उद्देशिका के जो ये तत्व हैं आधुनिक युग की फ्रांसीसी, अमेरिकी और रूसी तीन महान क्रांतियों से जो है ये प्रभावित है। मतलब कुछ ना कुछ जो है हमारे संविधान में इन देशों से भी लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों में उन्होंने बल दिया था, एक तो स्वतंत्रता पे और एक समानता पे और बंधुता पे, ठीक है, भाईचारे पे उन्होंने ध्यान दिया था। जबकि अमेरिकी क्रांति में राजनीति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मतलब उन्होंने बोला था कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए अमेरिकी क्रांति में, और रूसी भी। रूसी क्रांति में जो है आर्थिक समानता पर विशेष बल दिया गया था, और अमेरिकी क्रांति पर व्यक्तिगत। तो ये दो हो गए, ठीक है। अमेरिकी क्रांति पर किस पर दिया गया है राजनीतिक, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, और रूसी क्रांति में किस पे दिया गया है, आर्थिक समानता पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उद्देशिका में भी जो है संयुक्त राज्यों के लोग, ऐसे इससे जो है वाक्य स्टार्ट किया कि जो संयुक्त राज्य का है ना हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना, वो भी जो है उसकी स्टार्टिंग भी संयुक्त राज्य के लोग से है। जैसे हमारी वाली है ना, हम भारत के लोग, तो उसी तरह से संयुक्त राज्यों के लिए जो है संयुक्त राज्यों के लोग करके हैं। वाक्यांश का प्रयोग किया गया है इसमें अमेरिका के प्रस्तावना में, जिससे यह ध्वनित होता है कि अमेरिका के लोग विभिन्न राज्यों के लोग हैं, अर्थात कि यह शब्दावली दोहरी नागरिकता की ओर संकेत करती है। कि वैसे दोहरी नागरिकता है नहीं, यह बस संकेत करती है। जबकि भारतीय संविधान की उक्त शब्दावली भारत में केवल एक ही नागरिकता की ओर इंगित करती है, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान की शब्दावली है वो भारत में किसको, केवल एक ही नागरिकता को इंगित करती है। मतलब हमारे देश में, जैसे अमेरिका में तो दो नागरिकता चल जाती है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता चलती है, दो नागरिकता नहीं चलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं लघु संविधान क्या है। तो लघु संविधान क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसे जो हमारी प्रस्तावना है तो उसको लघु संविधान, हमने ये पिछले उसमें भी एक लाइन पढ़ी थी कि लघु संविधान किस समिति के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना को, तो ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कहा गया था। इसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द जुड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
तो जो ये पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द था, ये जो है बाद में संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जो हैं बताए गए हैं। क्या हैं वो? इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए जो है मूल अधिकार जो है उन पे संशोधन किया जा सकता है, ये उसमें मूल कर्तव्य में दिए गए हैं। उसके बाद है लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए हों, इस टाइप से अगर कुछ होते हैं चेंजेस तो वो कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा ये विषम राज्य सूची से निकलकर समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक कुछ भागों के लिए किया जा सकता है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने के लिए जो है वर्जित कर दिया गया। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें यह है कि लघु संविधान मतलब जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें जो है कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा हम बात करें तो इसके साथ साथ जो है हमारे जो संविधान है उसमें क्या क्या ऐड किया गया था। एक तो हमारी मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे, नीति निर्देशक तत्व ऐड किए गए थे, लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसकी वृद्धि कर दी गई थी 1-1 साल के लिए। निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। ऐसा कुछ हुआ था। नापतोल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा के लिए जो भी चीज़ें थी या जो विषय थे वो पहले सिर्फ राज्य सूची के अंदर होंगे, तो उनको बाद में उठा के समवर्ती सूची में रख दिया कि दोनों जने देख सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। फिर ये व्यवस्था भी की गई कि जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इमरजेंसी होती है पूरे देश में लागू की, उसको पूरे देश में लागू किया जा सकता है या उस पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा इसमें प्रस्तावना में बोला गया है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से जो है वर्जित कर दिया गया प्रस्तावना में। ठीक है, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं झंडा समिति। ठीक है, तो अब हम देखते हैं झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति में हम क्या देखते हैं कि झंडे की संकल्पना के लिए जो 2 झंडा समितियां बनाई गई थी। तो 2 अप्रैल 1931 को जो है कांग्रेस के कराची जो अधिवेशन था उसमें गठित झंडा समिति। ठीक है, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था कहाँ? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कराची में। तो वहाँ पे झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसमें कि इतने सदस्य थे, हमारे 6 सदस्य थे। वो जो 6 सदस्य थे उनके नाम ऐसे हैं: जवाहरलाल नेहरू, NS हरिदर, पट्टाभी सीतारमैया जी, DV केलकर। तो इस समिति में जो है इतने लोग 6 सदस्य जो हैं शामिल थे। फिर है तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? तो 23 जून 1947 को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो जो तदर्थ पहले जो हमारा पहला वाला झंडा था उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तदर्थ झंडा समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति में मतलब जिसने प्रारूप का निर्माण किया। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने शायद पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट करना। किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी पहले प्लानिंग करते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड करेंगे वो सब करते हैं। तो वही चीज़ का मतलब होता है ड्राफ्टिंग या फिर प्रारूप। तो प्रारूप बनाने के लिए इस कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में ये शामिल थी। इसका जो गठन था, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है,
कांग तो हम देखते हैं प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसमें जो है 7 सदस्य थे जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। फिर नेक्स्ट है कि जो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कि कौन कौन सदस्य प्रारूप समिति में थे। तो लगभग 6 से 7 सदस्य होते हैं और उनमें भी कोई अगर बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर नया रख दिया जाता है। तो प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे जो कि अध्यक्ष थे। फिर उसके अलावा प्रारूप समिति में अन्य जो सदस्य थे वो थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव जो कि BL मित्र की जगह लिए। ठीक है, तो एक थे N माधव राव जी। फिर है TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी जो कि 1948 में DP खेतान में इनकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे इस टाइप से होगा कि इसके जो कितने लोग थे इसमें, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष जी को लगा के भी। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, N गोपाल स्वामी अयंगर जी सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य थे, डॉक्टर KM मुंशी जी सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी सदस्य थे। नेक्स्ट N माधव राव जी सदस्य थे। N माधव राव किसके जगह पर आए थे, BL मित्र की जगह पर आए थे। BL मित्र जो थे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था बीच में, तो जिस कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो इनकी जगह पर जो है N माधव राव जी आए थे। उस नेक्स्ट थे TT कृष्णमाचारी जी जो कि DP खेतान की जगह पर आए थे। DP खेतान की जो है मृत्यु हो गई थी आधे में, 1948 के टाइम पे DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, जिनकी जगह पर TT कृष्णमाचारी अय्यर जी आए थे, सॉरी TT कृष्णमाचारी जी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान सभा के 3 वाचन। ठीक है, हमारे तो संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो क्रम के अनुसार पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन हम देखेंगे इसमें। तो प्रथम वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला था पहला चरण। प्रथम वाचन का जो पहला चरण था 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। ठीक है, जो संविधान सभा थी, कैबिनेट मिशन ने जो जो सुझाव संविधान सभा को दिए थे कि किस तरीके से आपको कार्य करना है संविधान के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये संविधान सभा कार्य करती रही। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान का उद्देश्य जो है प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव, संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव पेश की थी, तो वो की थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को की थी। ठीक है, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया जो है आरंभ हुई। ठीक है, जब उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव रखा या पेश किया तो उसके बाद जब वो पास हो गया उद्देशिका, तो उसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस थी संविधान पर कार्य करने की या तैयार करने की, वो स्टार्ट हुई। द्वितीय वाचन देखें तो हम द्वितीय वाचन का जो चरण है वो कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक ये हमारा चला था, जिसके दौरान जो है संविधान सभा का एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का जो संविधान सभा में वाचन किया गया वह उस पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। ठीक है, तो इसी समय पे जो है जब द्वितीय चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ, तो इसमें हुआ था कि जो संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया था वह उस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ था।
प्रारूप के बारे में, मतलब जो प्रारूप उन्होंने बनाया था या संविधान सभा के लिए जो भी संविधान बनाने के लिए जो भी प्रारूप तैयार किया गया था उस पर बातचीत हुई, किस तरीके से हम प्रारूप बनाएंगे, क्या क्या हमें अभी कार्य करने हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फिर कहाँ पे क्या चीज़ उसमें ऐडअप करनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें तृतीय वाचन में की गई थी। तृतीय वाचन की बात करें तो ये 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला था तीसरा वाचन। तो तृतीय वाचन जब चला था तो उस समय संविधान सभा तब तक एक अस्थाई संसद के रूप में कार्य करती थी। मतलब जब तृतीय वाचन 1949 से 52 तक जो संसद थी हमारी, वो एक अस्थाई संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए। ठीक है, तब तक ये अस्थाई रूप से कार्य करती रही जब तक कि निर्वाचित सदस्य या प्रतिनिधि नहीं चुने गए, वो नई संसद का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो तब तक जो है ये सब बंद रहा। बंद क्या रहा, मतलब अस्थाई रूप से संचालित होता रहा, लेकिन स्थायी रूप से ये तब किया गया जब इसमें सदस्य जो प्रतिनिधि होने थे वो निर्वाचित कर लिए गए थे। उसके बाद जो है ये स्थायी रूप से कार्य करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है संविधान सभा की कुछ समितियों के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। तो संविधान सभा की कुछ समितियाँ थी। समितियाँ मतलब जो जो समितियाँ हमारी बनाई गई थी, जैसे कि प्रारूप समिति, एक तो आपको पता है कि प्रारूप समिति ही थी, है ना। तो प्रारूप समिति जो थी वो भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी थी। उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि कैसे समिति थी, उसमें कितने सदस्य थे, किस कौन किसे, दो लोग जो है किसी की दो लोग पहले आधा काम किया, उसके बाद वो लोग चले गए थे, जिनकी जगह पर दो नए सदस्य ऐड किए गए थे। तो उसके अलावा कुछ छोटी समितियां भी थी, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो छोटी समितियां थी उनमें संविधान सभा के कार्यों के से संबंधित एक जो पहली समिति है हम देखते हैं कि वो थी संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति थी, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट थी कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे। कार्य संचालन मतलब कि जो कार्य है वो संचालित रहे एक रेगुलर वे में, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी जी। उसके अलावा एक थी सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया जी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति भी कह सकते हैं, कि जो परामर्श करती थी अल्पसंख्यकों मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मामलों में। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर है क्रेडेंशियल समिति, जिसके अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रेस दीर्घा समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया जी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां थी, जिसके अध्यक्ष थे एस वरदाचार्य। ठीक है, ऐसी ही जो है ये छोटी कुछ समितियां थी जिनके अध्यक्ष इस तरह से बने हुए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें हाँ, तो ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे ये चैप्टर इतना, मतलब इसमें है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, समितियाँ इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी समिति थी, उसमें भी कुछ कुछ जैसे जो हमारी बड़ी समितियाँ हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी समितियाँ उतनी आपको पता होनी चाहिए, नाम वाइज कौन कौन थे, किससे जुड़े हुए थे, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो है प्रस्तावना ही इम्पॉर्टेंट है, प्रस्तावना से रिलेटेड जितनी चीज़ें हमने देखी हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और मेन जो हमारे मामले थे, बेरूबाड़ी मामला था, केशवानंद भारती मामला था, है ना, और LIC ऑफ इंडिया मामला था 1995 का। तो ये जो मामले थे इनको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि ये सारे 3 के 3 मामले प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये मामले थे, जिसमें
दो मामलों में कहा गया था कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। एक तो केशवानंद भारती मामले में ही कहा गया था, क्योंकि आधारभूत ढांचों का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती मामले में से आया था कि संविधान जो प्रस्तावना मूल जो है वो उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते संसद द्वारा, तो वही चीज़ है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने इसमें देख ली हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार लेक्चर देख लीजिएगा या अपने नोट्स आप क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़ाई अपनी रेगुलर रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।